विष्णुदत्त शर्मा जी को, जिन्होंने की तमाम मुद्दों पर अपनी बातें जो है वो रखी हैं। डॉक्टर राहुल रंजन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल जी, आपने भी सुना, पूरा सत्र देखा आपने, क्या मायने रहे पूरे सत्र के? क्या आपको लगता है कि जो मध्य प्रदेश में इस समय जो लीडरशिप है, तो खास तौर पर विष्णुदत्त शर्मा जो खुद जो है छात्र राजनीति से वो आए हैं और मध्य प्रदेश में इस समय नेतृत्व कर रहे हैं बीजेपी का, उनके लिए कितनी बड़ी परीक्षा है इस समय मध्य प्रदेश में ये चुनाव? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का जो प्रदेश अध्यक्ष होता है, जिम्मेदारी तो उसी के ऊपर होती है, लेकिन ये अलग बात है कि वो जिम्मेदारी से अलग होता है। उस प्रदेश की मूलता से जिम्मेदारी होती है मुख्यमंत्री के जिम्मे, कि मुख्यमंत्री ने जो काम किया है प्रदेश में, उसी के आधार पे जीतेंगे। लेकिन आप टोटल ओवरऑल आज इस चर्चा को देखिए कि यहाँ जो चर्चा हो रही है वो राष्ट्रीय नेतृत्व की हो रही है। और मैं जहाँ तक बीडी शर्मा जी को सुन पा रहा था, बीडी शर्मा जी भी मुख्यमंत्री जो 18 साल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, उनको मुख्यमंत्री करके उनके नाम लेने से जो एक दूरी बनाए हुए थे, तो ये दूरी राजनीति में समझ में नहीं आती। आज मध्य प्रदेश की स्थिति 18 वर्षों में, चाहे विकसित राज्य हो, बीमारू राज्य से, ये सारा श्रेय शिवराज सिंह चौहान के हाथ में है। बीडी शर्मा की राजनीति शिवराज सिंह चौहान के साथ ही बहुत बाद में शुरू हुई है। तो आज ऐसी कौन सी परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो गई कि शिवराज सिंह चौहान के नाम लेने से पूरा पार्टी के लोग, पार्टी के बड़े नेता सब कतराने की स्थिति में आ गए। लेकिन राहुल, ये भी हो सकता है कि बहुत लंबा समय हो गया, बहुत अवसर मिल गया है, अब जो दूसरी लीडरशिप है शायद उसको आगे लाने का प्रयास किया जा रहा हो, या नया चेहरा जो है वो मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाए चुनाव के बाद, शायद ये भी हो सकता है। या हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को ही रिपीट किया जाए, कोई रणनीति के तहत बीजेपी ऐसा कर रही हो, चुनाव की रणनीति के तहत। अजीत जी, सरकारी नौकरी में आदमी जाता है, मान लीजिए आप छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूं, एक टीआई है, 3 स्टार है उसके, अब क्या करोगे आप उसको कुछ सालों के बाद में 2 स्टार बना दोगे या 1 स्टार बना दोगे, स्टार तो उसके बढ़ेंगे ना। लेकिन राजनीति में ऐसा क्यों शुरू हो गया कि राजनीति में जो कैबिनेट स्तर की राजनीति, उसने लंबा सफर तय किया, राजनीति में 20 साल 25 साल से काम किया, तब जाकर के वो केंद्र की राजनीति में सबके बस की बात नहीं है। यदि आप कहें तो मध्य प्रदेश की राजनीति के बाद भी शिवराज सिंह चौहान, उनका भी सपना रहा होगा कि देश की राजनीति में या दिल्ली की राजनीति में चले जाएं, लेकिन नहीं जा पाए, तो बहुत मुश्किल होता है राजनीति में। अब आप दिल्ली में जो लोग राजनीति कर चुके हो, उनको आप प्रदेश की ओर धकेल दोगे तो उनकी स्थिति क्या होगी। तो आप बात करते हैं कि राजनीति में मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं, तो राजनीति में कैडर, तो आप जो बार बार बात निकल के आ रही है ना भारतीय जनता पार्टी के, जो बीडी शर्मा जी भी कह रहे थे हम कैडर रेस है, तो कैडर कहाँ बचा आपका? जब आपके कैबिनेट मंत्री, सांसद जब आकर के विधायक का चुनाव लड़ने लगे, तो कहाँ कैडर? लेकिन ये भी एक मैसेज है ना कि अनुशासन, देखिए आप, संगठन कितना मजबूत है। अगर किसी केंद्रीय मंत्री को कहा जाता है, किसी सांसद को कहा जाता है कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है, तो वो वहाँ कोई विद्रोह नहीं हो रहा है, कोई कोलाहल नहीं है, वो उस चीज को स्वीकार करता है। मैंने जब ये बयान आया था केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का, मैं करीब 2 दिन बाद की बात है, मैंने उनसे खुद सवर्णन भवन में उनसे बात की थी, उन्होंने इस पर बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे पार्टी ने सांसद बनाया, विधायक बनाया, राज्यसभा भेजा, केंद्रीय मंत्री बनाया, अब फिर अगर विधायक का चुनाव लड़ना कहती है तो मैं तत्पर हूँ, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता पहले हूँ, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता पहले हूँ, बाकी चीजें बाद में है। तो कोई भी ऑर्डर अगर होता है, कोई भी आदेश अगर होता है पार्टी का, तो उसको मैं निभाऊंगा। और ऐसे बयान लगभग सभी जो केंद्रीय मंत्री हैं, सभी जो सांसद हैं जिनको की टिकट दिया गया है मध्य प्रदेश में विधानसभा का, उन्होंने कहा है। तो बीजेपी ये भी दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमारा कैडर देखिए कितना मजबूत है। एक केंद्रीय मंत्री है जिसको हम अगर कहेंगे तो वो केंद्र से सीधे विधानसभा चुनाव लड़ सकता है। एक सांसद है जिसको हम कहेंगे कि आपको यहाँ विधायक बनना है, चुनाव लड़ना है, तो वो कोई नानुकुर नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं संगठन की शक्ति दिखाने का भी एक तरीका है, और ये मैसेज भी है कि अगर बड़े नेता उस क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे जहां से वो निकले हैं, तो वहां के आसपास का जो एरिया है, कुछ सीटें हैं, वो भी प्रभावित होंगी, और कहीं ना कहीं वो सीटें भी जो है जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। ये भी एक गणित हो सकता है इसके पीछे। लेकिन एक गणित, आप इस गणित पे भी तो विचार कीजिए। यदि मान लीजिए कि आपने 10 लोगों को उतारा है, सांसदों को, कैबिनेट मंत्रियों को आपने मैदान में उतारा, यदि उनकी छवि अच्छी होगी
तो फिर तो वो सीटें उस क्षेत्र की पूरी 6-8-1 के अंदर में आती है। लगभग 8 विधानसभाएं, कहीं 9 है, कहीं 7 है। यदि 7 सीटें आप जीत जाओगे और यदि मान लीजिए कि छवि खराब है तो 7 सीटें हार जाओगे। मतलब एक पे आपने दांव लगाया है कि एक पे तो आप दर्जन भर जीतोगे और नहीं तो फिर दर्जन भर डूब जाएगी। ये रिस्क है, ये रिस्क लिया है, मतलब ये बीजेपी ने रिस्क लिया है, बड़ा रिस्क लिया है। और एक चीज वो भी है कि ये एक चीज और ध्यान में आ रही है, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ये भी दिखा रही होगी भाई चलो आपने बहुत राजनीति कर ली, बहुत आपको केंद्र में आपको पद मिल गया, आपको वहां पर सांसदी मिल गई आपको, अब आप आइए अपने क्षेत्र में अपना प्रभाव जो है वो दिखाइए, अपनी ताकत दिखाइए और पार्टी को यहाँ पर जिताकर लाइए। और शायद इसलिए क्षेत्रवार जो है इसका जो हम देखें बड़े बड़े चेहरे जो है वो क्षेत्रवार उतारे गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो है ग्वालियर चंबल संभाग में है, कैलाश सिंह पटेल केंद्रीय मंत्री है वो महाकौशल में है, कैलाश विजयवर्गीय जो है महासचिव है बीजेपी के, वो इस समय निमाड़ मालवा उनको लिया गया है। तो एक अगर हम बात करें राव उदय प्रताप उनको होशंगाबाद और ये जो क्षेत्र है वहाँ पे ये जो नर्मदापुरम जो क्षेत्र है वहाँ पे उनको दिया गया। तो ये भी तो है कि आप आइए यहाँ पर आप ताकत दिखाइए, पार्टी को आपकी जरूरत है उस समय और चुनाव में आप उन जगह जुट जाइए, पार्टी को यहाँ स्टेब्लिश करिए, उसके बाद देखा जाएगा कि आपको केंद्र में रखना है, यहाँ यहीं रखना है या कोई और आपके लिए व्यवस्था की जाएगी। तो एक पार्टी जैसे बीजेपी कहती है कि संगठन बेस्ड पार्टी है, काडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ पर जो कार्यकर्ता जो होता है, एक कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी पद जो है वो उसमें है कोई व्यक्ति अगर तो कार्यकर्ता पहले है वो, और हर जो चाहे वो सीएम हो चाहे पीएम हो चाहे अभी देखा चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो अपने कार्यकर्ता पहले कहते हैं। और कांग्रेस में भी टिकट के बंटवारे हुए, हमने देखा असंतोष फैला उसमें और अभी लगातार जो है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के जो घरों के बाहर किस तरीके से सिर्फ टोवल हो रही है, किस तरीके से वहाँ कपड़े फाड़े जा रहे हैं, दूसरे किस तरीके विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो एक मैसेज भी तो जा रहा है कि हमने इतने बड़े नेताओं को यहाँ भेज दिया, देखिए कोई असंतोष नहीं है, और यहाँ देखिए टिकट बंटवारे में असंतोष इतना बड़ा फैल गया है। हालांकि बीजेपी में भी असंतोष है, ऐसा नहीं है, पर बहुत कम कांग्रेस की अपेक्षा। क्या लगता है? नहीं, दोनों जगह है, ये तो आंकलन कम है, भारतीय जनता पार्टी में कम हो रहा है, कहीं अंदरूनी हो रहा है, कहीं खुल करके हो रहा है, लेकिन खुल के जिस तरह से विरोध करना, पथराव करना, कपड़े फाड़ना, नारेबाजी करना नेताओं वर्ग के सामने। लेकिन अजीत जी सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में ये सब चीजें आम है, होती हैं, और ये जब वितरण होता है तो होता ही है, क्योंकि ये तो क्या होता है कि 10 लोग पैनल में जाते हैं, धीरे धीरे करते करते एक व्यक्ति आता है। तो राजनीति में असंतोष का भाव हमेशा बना होता है, क्योंकि एक ही मौका मिलता है 5 वर्ष में एक व्यक्ति को, जो राजनीति या तो मिल गया टिकट तो उसकी राजनीति सड़ जाती है, और टिकट नहीं मिला तो बिल्कुल हाशिए पे चला जाता है। तो एक ही मौका जीवन में हर व्यक्ति के पास आता है, चाहे वो विधायक का चुनाव हो या पार्षद का चुनाव हो या सांसद का चुनाव हो। आप ये देखिए कि भोपाल का ही उदाहरण आपको दे दूं, आलोक संजन जी राजनीति में आए, पार्षद के बाद में सीधे सांसद बने, सांसद के बाद में आज क्या स्थिति है, जीवन में एक मौका मिला। प्रज्ञा सिंह ठाकुर मध्य प्रदेश में है, भोपाल से है, एक मौका मिला। तो जीवन में हर व्यक्ति के पास में, राजनेता के पास में एक मौका मिलता है, वो स्वर्णिम मौका मिलता है। तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से उस मौके को बनाता है, किस तरीके से उसका उपयोग करता है, इससे नाराजगी बात होती है। बिल्कुल राहुल जी, एक बड़ी बात है कि आपने कहा कि केंद्रीय स्तर पर तमाम बातें की, उन्होंने बताया कि योजनाओं के बारे में बताया। हालांकि मध्य प्रदेश को बहुत ज़्यादा लाभ मिला है केंद्र की योजनाओं का। अगर आयुष्मान भारत योजना की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, टॉप 5 जो राज्य है उसमें मध्य प्रदेश है। उसके लाभान्वित की जो सूची है कहीं में तो वो नंबर 1 पर भी है। तो अगर केंद्र की योजनाएं हैं, उसका लाभ मध्य प्रदेश में मिल रहा है, कहीं ना कहीं लोगों का जीवन स्तर पहले से बदल रहा है, बेहतर हो रहा है, तो ये भी तो एक राजनीतिक मुद्दा होगा भाई कि डबल इंजन की सरकार है, इसलिए देखिए तमाम स्तर पर जो है तमाम योजनाएं इतनी आसानी से लागू हो पा रही हैं और ये योजनाओं के माध्यम से लोगों का जीवन बदल रहा है। देखिए रंजीत जी, 18 वर्ष बहुत होते हैं किसी भी प्रदेश की तकदीर बदलने के लिए, और जब दिग्विजय सिंह ने प्रदेश को छोड़ा था, और उसका मैं भी गवाह हूँ कि बिजली की संकट था और तमाम चीज़ें सड़कों में भी ठीक ठाक नहीं था, इसको भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार दोहराते हैं। 18 वर्ष का मौका बहुत मिला भारतीय जनता पार्टी को, 18 वर्षों में स्थितियाँ बदली हैं, लेकिन उसमें उतने अनुकूल नहीं बदल पाए जितने लोगों के अपेक्षित, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं कभी पूरी कोई राजनीतिक दल कर नहीं सकता। राहुल जी, उस दौर की बात करूंगा, आपको एक दौर याद दिलाया। मैं भी उस समय एक स्कूल का छात्र था, वो दौर मुझे अच्छे से याद है, आप तो काफी वरिष्ठ हैं। उस दौर में भर्तियां नहीं हुई थी, भर्तियों पर रोक हो गई थी सरकारी नौकरियों में 10 साल तक, आपको पता होगा, है ना। और
बिजली, सड़क, पानी, टाइम टेबल डिसाइड होते थे सोने के, उठने के, पढ़ने के, लिखने के, बिजली की आपूर्ति के हिसाब से। और वो भी जो है समय समय पर वो जो बकायदा समाचार पत्र में आता था टाइम टेबल की, कब बिजली आएगी, कब बिजली रहेगी, कब जाएगी, तो वो भी कई बार फॉलो नहीं होता था, तो बड़ी समस्या होती थी। मुझे याद है वो लालटेन युग जो है वो लौट आया था, और वो कष्ट शायद मेरे ख्याल से हम उस जो पीढ़ी के लोग हैं 80-90 के दशक के, सभी ने उसको भोगा है। तो उस दौर से इस दौर का सफर जो रहा है, आज मुझे लगता है कि जो नई पीढ़ी है जो कि 90 के बाद या 2000 के बाद जन्मी है, 2000 के बाद, उसको शायद आभास नहीं होगा उस दौर का। लेकिन वो इतनी ज़्यादा अर्थव्यवस्था चरमरा जाना, तमाम धराशायी हो जाना, और फिर उससे निकल के यहाँ तक का सफर हमने अभी तक तय किया है मध्य प्रदेश में, ये चीज़ें क्यों थी मध्य प्रदेश में उस समय, ऐसी स्थिति क्यों थी, आज जो स्थिति है। हालांकि देखिए हम विकासशील देश है, लगातार विकास की संभावनाएं हैं और लगातार डेवलपमेंट चलता रहता है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं तो एक नागरिक का अधिकार है और वो होना ही चाहिए, और ये हो जानी चाहिए थी बहुत पहले से, लेकिन उस समय क्यों नहीं हुई। आज अगर बीजेपी ये कहती है, उस दौर की याद दिलाती है, तो उसमें आप क्या बुरा मानते हैं, क्योंकि उसमें कौन सी बात बुरा मानने वाली है कि भाई वो दौर था एक, जिसकी कल्पना करना भी आज मुश्किल है। नहीं अजीत जी, देखिए दौर तो हमेशा रहता है। नेहरू जी का भी एक दौर था जब देश में भुखमरी थी, इसके बाद में धीरे धीरे डेवलप हुए। आज पता जो देखने को मिल रहा है, हिंदुस्तान की जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही, वो 75 वर्षों की मेहनत है। इसमें भारतीय जनता पार्टी, वामपंथी, दुनिया भर के जो नेता आए हैं, राजनेता, अलग अलग विचारधाराओं के लोग आए, लेकिन सबका समायोजन इस 75 सालों में आपको दिखाई दिया। राज्यों की सरकारें अलग थी, केंद्र की सरकारें अलग थी, लेकिन सबने मिलजुल करके इस देश के लिए काम किया। लेकिन राजनीति में कुछ समय, कुछ वर्षों के बाद में ऐसा हुआ कि जो केंद्र में जो राजनीति जो लोग कर रहे थे वो स्टेट में नहीं कर पाए, जो स्टेट में राजनीति कर रहे थे केंद्र में। तो ये राजनीति में इस तरीके का जब फैक्टर आता है तो विकास रुकता है। मध्य प्रदेश का एक फायदा सबसे बड़ा ये हुआ कि मध्य प्रदेश में केंद्र में भी वही सरकार थी और मध्य प्रदेश में भी एक ही राजनीतिक दल की सरकार थी। तो मध्य प्रदेश उन चीजों को लेकर के आगे बढ़ा जो चीजें मध्य प्रदेश की, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी उस समय केंद्र सरकार कांग्रेस की ही सरकार थी जी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती, एक मानसिक सपोर्ट होता, और वो आपकी धरोहर, उस प्रदेश की जो धरोहर है जिस पर आपको सर्वाइव करना है, वो धरोहर जब आप अच्छे तरीके से उनका उपयोग नहीं कर पाते हो, योजनाएं आपको मतलब आप ब्लूप्रिंट जो योजनाओं का बनाते हो उसको कार्य रूप नहीं दे पाते हो, तो आपको दिक्कतें होती है। तो सामंजस्य क्या होता है, एक राजनेता की सोच और उसको आप इम्प्लीमेंट कराने की आपकी जो इच्छा शक्ति होती है वो। तो शिवराज सिंह चौहान की इच्छा शक्ति थी कि हमको प्रदेश में करना है। मैं एक उदाहरण आपको दूं, शिवराज सिंह चौहान जब मतलब आप राजनीति में, सक्रिय राजनीति में नहीं आए थे, तब वो लड़कियों के विवाह करवाते थे। सुल्तानपुर एक बार मैं गया हूँ, सांसद के रूप में जब सांसद से पहले आयोजन में गया हूँ उनके, तो जो 21 लड़कियां 11 लड़कियां जो उनको सुविधानुसार होता था करवाते थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जो गरीब लड़कियां थी उनके बारे में चिंता की, सरकारी योजनाओं में उसको लेके आए, और आज 18 साल हो गया, 18 साल से और आने वाली सरकारें भी इसको डिनाई नहीं कर पाएगी। तो कुछ लकीर तो खुल गई है, लकीर खुल गई है, जिसको जो आएगा उसको आगे बढ़ाना होगा। लेकिन यहाँ एक चीज और है कि देखिए आप, एक और शुरुआत हुई थी कि जो मेरिट में बच्चा आता था 12th, उसको आपने शुरुआत की थी कि हम स्कूटी देंगे, मोबाइल देंगे, ये देंगे। कमलनाथ की सरकार जब आई थी, और दुर्भाग्य का है या सौभाग्य का है, उसी वर्ष रिजल्ट घोषित हुआ और उसी वर्ष ब्रेक लग गया, उस साल के बच्चों को नहीं मिला था, वो एक असंतोष है। तो ये सारी चीजें जो है, आप जब तक चयन नहीं करते हो चीजों को, तो टाइमिंग, क्योंकि राजनीति टाइमिंग पे चलती है, यदि आप सही टाइमिंग पे नहीं करोगे, बिल्कुल क्रिकेट जैसा यदि आप टाइमिंग पे नहीं मारोगे तो आप क्लीन बॉल लोगे या फिर आपको चौका छक्का लग जाएगा। दो बातें और भी, राजनीतिक इच्छा शक्ति और एक विजन, रोड मैप, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लेके जब चलेंगे तो कहीं ना कहीं जो है अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त कर सकते हैं। और ये राजनीतिक दलों में हमने देखा है कि जो राजनीतिक दल जो है लगातार अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाए रहे, अपने विजन को क्लियर रखा है उन्होंने बहुत अच्छा विकास जो है वो किया है। अगर हम छात्र संघ चुनाव की बात करें, ये बड़ा मुद्दा रहा मध्य प्रदेश में, और ये फिर से बात उठी है, और जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा, उन्होंने जवाब दिया कि वो भी छात्र राजनीति से आए हैं। आपको क्या अड़चन लगती है छात्र संघ चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में, और ये इस बार इन चुनाव में क्या मुद्दा बनेगा? देखिए, मैं उस छात्र राजनीति का भी मैं गवाह हूँ कि मतलब मेरे ही समय वो छात्र राजनीति स्कूल वो कॉलेज महाविद्यालयों से खत्म हो गई थी, और वी.डी. शर्मा जी इस बात को कह रहे हैं कि छात्र राजनीति का
मैं बिल्कुल समर्थक हूँ। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि आपने उसको जो चीज स्वीकार की है कि अपरोक्ष रूप से चुनाव होते रहे, तो जब 18 साल आपकी सरकार थी तो आप इसको परोक्ष रूप में लाने की दमदारी से आपने वकालत क्यों नहीं की? आप ये आज कह रहे हैं कि हम आएंगे, तो 18 साल का मौका निकल गया। 18 साल में इस प्रदेश के, क्या पूरे देश में ये सब चीजें बंद हो लग गई? रहा है कि वो पूरा कांग्रेस खत्म हो गया, नहीं किया, लागू नहीं किया, और कोर्ट में क्या मामला गया, वो मामला सब चीज का। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे मामले कोर्ट में चलते हैं, लेकिन यदि सरकार की इच्छा शक्ति है तो सरकार उनको लागू कर देती है। आप ये बताइए, सरकार यदि चाहती तो पैनल के चुनाव या छात्र संघ के चुनाव ओपन हो सकते थे मध्य प्रदेश में, और आप इसको नियंत्रित कर सकते थे। लेकिन हुआ ये है कि जो लोग छात्र राजनीति से आगे आ गए, जो राजनीति में कदम रख गए, जो अच्छे पदों पे पहुंच गए, जिनकी राजनीति चमक गई, उन्हीं लोगों ने अंततः विरोध किया इसका कि अब नहीं, ये पीढ़ी जितनी आ चुकी है वही राजनीति करेगी, अब बच्चों को राजनीति मत सिखाइए। तो ये कारण लगता है। ये कारण लगता है। ये जो भीतर के दरवाजे से जो चला है ना, भीतर के दरवाजे से यही चला है कि 84 के बाद, 80 के दशक के बाद पहले जो निकल गए राजनीति में वही रहेंगे। कांग्रेस भी आई बीच में 15 महीने की सरकार थी, कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो में देखिए करने के लिए एक दिन भी बहुत होता है। मैनिफेस्टो में था ये शायद पिछली बार कांग्रेस की शासन चुनाव हम करवाएंगे और 10 दिन के अंदर कर्ज माफ करेंगे और 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपको लगता है अजीत जी, हम बताएं आपको, यदि करने की इच्छा शक्ति थी तो लाडली बहनाओं योजनाओं को आपने शुरुआत की और अकाउंट में पैसे डाल दिए। तो ये मामला चूंकि आपको लाभ से जुड़ा हुआ था, तो आपने ये योजना को एक ही दिन में, एक ही महीने में आपने उसको कारगर कर दिया, सब कुछ हो गया, पेमेंट भी चली गई। लेकिन ये छात्रों से जुड़ा हुआ मामला था, यूथ से जुड़ा हुआ मामला था, बहुत ज्यादा संख्या थी, और यही आपके आने वाले समय में वोट बैंक था आपका। लेकिन आपने यहाँ विचार नहीं किया। यदि आप चाहते तो छात्र संघ के चुनाव हो जाते, जरूरत थी आपको। और अभी भी किसी भी प्रदेश की सबसे बड़ी जरूरत है कि एक पीढ़ी को आप नेतागिरी की ओर या कहे राजनीति की ओर आपको लेके आना पड़ेगा, तब जाकर के विकास किसी प्रदेश का होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था और जो हमारे यहाँ है उसमें जो राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से काम करती हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से नर्सरी या प्रशिक्षण संस्था हम कह सकते हैं। शुरुआती दौर जो होता है छात्र राजनीति का वो होता है। हालांकि बीच में कई ऐसी चीजें आई, हिंसा काफी हुई, काफी विवाद हुए, तो चक्कर में भी शायद कुछ चीजें वो अजीब हुआ। आपको लालू प्रसाद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, बड़ी लंबी जितनी भी लोग नेता आज केंद्र में बैठे हुए, जिनकी हम आज नाम छात्र राजनीति से आए हुए लोग हैं। बिल्कुल, एक लंबी फहरिस्त है इसकी। और छात्र राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं एक सेकेंड लाइन या हम कह सकते हैं कि नई लीडरशिप जो है वो तैयार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाती है। डॉक्टर राहुल जी, अगर बात करें हम वर्तमान समय में जो प्रमुख मुद्दे हैं मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर, वो क्या मुद्दे आपको लगते हैं कि मतदाता जो है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आप हो, क्या मुद्दे आपको लगते हैं कि इस बार महत्वपूर्ण है? मतदाता जो है वो किन मुद्दों को ध्यान में रखे हुए है? और जो ये हम कहते छोटी पार्टियां जो है, जो मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा उनके आंकड़े दहाई तक नहीं पहुंच पाए हैं, और आप जो तो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है मध्य प्रदेश में, शायद नहीं, हाँ, पिछली बार भी खड़ा किया था, पिछली बार किया था, किया था जी। तो लेकिन इस बार दमदारी से आने की घोषणा की है आपने भी। आपको लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा मध्य प्रदेश के मतदाता पे इसका? और आपको लगता है कि टू पार्टी जो होता है मध्य प्रदेश में, बीजेपी कांग्रेस बीजेपी तरीके से, तो वो कितना सही है? और जो छोटे दल है वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव नहीं है मध्य प्रदेश में। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में करीबन मैं 30 वर्षों से मध्य प्रदेश की राजनीति को देख रहा हूँ। मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई फैक्टर दिखाई दिया ही नहीं है। हाँ, कुछ लोग आए हैं जैसे सपा, बसपा, और आपकी नई एंट्री हुई है, तो आप ये सोच लीजिए कि ये सिर्फ तड़का है जो चुनावी तड़के में आप उपयोग हो जाते हैं। इसके अलावा इनका कोई नाम नहीं है, उपस्थिति दर्ज कराते हैं कि चलिए। कुछ राजनीतिक स्वार्थ होते हैं कि कहीं ना कहीं से आप बढ़ जाए। यदि बढ़ना होता तो बसपा इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाती मध्य प्रदेश में, लेकिन नहीं बढ़ पाई, सपा भी नहीं बढ़ पाई।
आप आइए, हो सकता है कि उनकी एंट्री हो जाए, एक आध खाता खुल जाए, जैसे अभी महापौर के रूप में खाता खुल जी। गया उनका, तो थोड़ा सा सिंगरौली। उनका थोड़ा सा लगता है कि मनोबल बढ़ा हुआ है। जी। तो ये चलता रहता है, लेकिन कुल मिलाकर के होता है कि अभी ये मुद्दों की बात नहीं कर सकते। सपा मध्य प्रदेश में कोई बदल देगी, जब आपके विधायक ही नहीं रहेंगे, सरकार ही नहीं बनाओगे, कब बनाओगे, तो आप विकास की बात नहीं कर सकते। ये तो उनका फालतू की बातें करना है उनको। अब बसपा कह दे कि मध्य प्रदेश में हम विकास कर देंगे, तो आपके 4 विधायक क्या विकास कर देंगे, तो वहां भी आप नहीं कर सकते। आप यदि कह दें कि मध्य प्रदेश की तकदीर बदल देंगे, तो आपके 1-2 विधायक लड़ने वाले, वो क्या तकदीर बदल देंगे। लेकिन फ्री वाला जो कल्चर है उसमें आप बहुत ज्यादा आगे है, और भाई आप यहाँ पे जो मैनिफेस्टो में आना बाकी है वो उसमें मतलब वो देख सकता है कि फ्रीबी को लेकर किस तरीके से आप जो है दिल्ली मॉडल में यहाँ पे लागू कर दिया। नहीं, सच बात ये है जी। कि सोशल मीडिया ने जी। इतना पॉपुलैरिटी दे दी है कि सोशल मीडिया से लोग अब जुड़े हुए हैं। आप ये आपका जो स्कूल मॉडल है, जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है, जो पेंशन का मामला है, ये दिल्ली का कल्चर आया धीरे धीरे। जैसे बसों में, वहाँ के मेट्रो में महिलाओं के लिए बड़ा फ्री कर दिया गया, सेफ जोन है महिलाओं के लिए। तो ये तमाम चीज़ें अच्छी हैं, मैं मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आप इनको कब कारगर कर पाओगे, इम्प्लीमेंट आप कर पाओगे जब आप सरकार में होंगे। तो आपको सरकार में मध्य प्रदेश के आने के लिए पहले तो 2 लोगों को फाइट कर लेने दो मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, दोनों के दोनों अभी लगे हुए हैं मध्य प्रदेश में। इन दोनों की सीधी टकराहट है, सीधी टक्कर है, कोई मुकाबले में नहीं है, तो बिल्कुल खत्म कर दीजिए। तो अब बात किनकी सुनी जाएगी? बात सुनी जाएगी जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है और जो कांग्रेस कह रही है। और इनमें मुद्दों की जो आप बात कर रहे थे, तो मुद्दों में से 2 चीज छूटी है। देखिए, एक चीज छूटी है जो दिग्विजय सिंह छोड़ के गए थे कांग्रेस, दैनिक वेतन भोगियों को उन्होंने सिरे से नकार दिया था और बिल्कुल बाहर कर दिया था सरकारी नौकरियों से। उमा भारती जब आई तो उन्होंने, उमा भारती ने क्रम शुरू किया और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को लेना शुरू कर लेकिन दिया। ये कर्मी का कल्चर तो उसी समय शुरू हुआ तो है। उसी समय शुरू क्या हुआ। कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, हाँ। दैनिक वेतन भोगी और मास्टर जो मास्टर रोल पे चले गए, संविदा आ गया, ये तो स्वास्थ्य भर्तियां तो बंद हो गई थी। जी, हाँ। और मतलब भर्तियां 10-10 साल तक बंद रही हैं, और एमपीपीएससी की भर्ती नहीं होती थी। अभी भी भाई कहीं बाहर दूर मत जाइए, मध्य प्रदेश में विद्युत विकास निगम में सब पूरा का पूरा बंद हुआ है, वो सब पूरा एक आप यहाँ बता दूं, सड़क विकास निगम जो है हाँ। मध्य प्रदेश में, ये बात आपकी जो है, ये परिवहन निगम था, वो बंद हो गया। आज तो ये अपना नहीं, बहुत सारे निगम बंद हो गए, 1 दर्जन से ज्यादा निगम बंद हो गए मध्य प्रदेश में। तिलहन संघ बंद हो गया, जो एक कहा जाता था कि मध्य प्रदेश जो है सोया दलान और तिलान में तो सोया प्रोडक्ट कहा जाता था मध्य प्रदेश, उसी पे जिंदा था सोया पे। तिलहन संघ बंद कर दिया, किसानों की वो पूरा सोयाबीन का कल्चर खत्म हो गया। तो ये चीज जो मैं कह रहा था कि दैनिक वेतन भोगियों को मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सरकार ने वापस लेना शुरू किया। लेकिन स्थिति ये हुई कि मध्य प्रदेश सरकार के पास में तमाम योजनाएं होने के बाद भाजपा के, इन दैनिक वेतन भोगियों को आज की स्थिति में 18 वर्षों में भी इनको दैनिक वेतन ही बनाए रखा गया। इनको नियमितीकरण की स्थिति, तो कर्मचारी यहाँ जाकर के नाराजगी की स्थिति पैदा हो गई। एक चीज और होती है कि जो सरकारी कर्मचारियों को जो पेंशन की बात थी, इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा कि आज सामाजिक समरसता की जो बात करते हैं, सामाजिक सेक्टर की जो बात करते हैं, तो नौकरी पेशा व्यक्ति आज यदि 30 साल की नौकरी कर लेता है और जब वो रिटायर हो जाता है, तो और रिटायरमेंट के बाद में उसके पास सहारा सिर्फ पेंशन ही होता है। न्यू पेंशन स्कीम है, नहीं, वो 2004 या 2008 पेंशन स्कीम है के बाद है। तहत उसके पहले जो लोग, 2004 के पहले जो लोग हैं उनको मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। मतलब यूथ जो आ रहा है वो सरकारी नौकरी करेगा, रिटायर होगा और चला जाएगा, उसकी कोई लाइफ की सिक्योरिटी सरकार नहीं ले रही है। तो कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आकर के उठाया है मुद्दा कि हम इस पर विचार करेंगे। तो 2 चीजों को आप जहन में रखिए कि सरकारी व्यक्ति जो नौकरी करता है वो 35 साल या 30 साल की नौकरी के बाद में पेंशन का हकदार होता है। लेकिन एक मुद्दा जो ज्वलंत, जो बार बार उठ करके आ रहा है, जो विधायकों की पेंशन और सांसदों की पेंशन और नियोगों को लेकर के उठ के आ रहा है कि आखिरकार एक युवा 30 साल 35 साल बड़ी मुश्किल से नौकरी लगती है, बड़ी मुश्किल से निकालता है, और आप 2 साल या 3 साल या 4 साल 5 साल आप सांसद रहते हो और पूरे जीवन आपको पेंशन मिलती है। क्या सरकार या फिर पूरे लोगों का पैसा आपको पूरे जीवन देने के लिए, सुविधाएं देने के लिए खर्च होता है, आखिरकार ये किसकी जेब से जाता है? इस देश का जो टैक्स पेयर लोग है, जो टैक्स देता है, वो आपको जीवन। लेकिन अब समय बदल रहा है तेजी से। हमने देखा कि अब बहुत, हमने जो 91 में जी नई आर्थिक नीति हमने अपनाई है और उसके बाद से तेजी से बदला है, तेजी से रोजगार दूसरे अवसर पैदा हुए हैं। और ये
जो एक पूरा सरकारी सिस्टम था पूरा कि एक बार आप आ गए हैं फिर आप काम करें चाहे नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपकी लाइबिलिटी एक आप बन जाते थे सरकार के ऊपर, कहीं ना कहीं उसको भी एक देखने वाली बात होगी। और दूसरा ये है कि बहुत सारे अवसर खुले हैं अब रोजगार के, और एक नौकरी सरकारी नौकरियां सीमित होती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, धीरे धीरे कम होती जा रही है और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। हम दुनिया के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश बन चुके हैं इस समय, और संसाधन वही है जो पहले हैं, थोड़ा बहुत बड़े हैं संसाधन, लेकिन जमीन उतनी है, रिसोर्सेज उतने हैं, लेकिन उसको ध्यान में रखकर नीतियाँ बनानी होगी। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि एक वर्ग जो है, क्योंकि आज का युवा बहुत कम देखता है सरकारी नौकरी की तरफ। आज आईटी सेक्टर में है, आपका एविएशन में है, तमाम सेक्टर में आज रोजगार के इतने अवसर इतने ज़्यादा वहाँ पर 5% के लोग वहाँ पर जल्दी वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। तो एक जो व्यवस्था लगभग पूरे देश में ये व्यवस्था प्राप्त हो गई थी, फिर से इसको दोबारा से लाने की कोशिश करना वही 3 की तरह की, जैसे कि एक तरीका होता है कि कैसे भी करके सत्ता में आना है तो हम लोक लुभावन वादे करें। हालांकि वादे कितने पूरे हुए 2018 में हमने देखा है, उस समय भी किसानों का कर्जा 10 दिन में माफ करने का ऐलान हुआ था। मैंने खुद कई रैलियाँ कवर की थी मध्य प्रदेश में, चुनावी रैली, जहाँ पर कि मेड इन सागर, मेड इन मंदसौर मोबाइल बनाने की बात राहुल गांधी करते थे, और 10 दिन में कहा था कि कर्जा माफ नहीं होगा, सीएम बदल दिया जाएगा। क्या हाल हुआ आपको पता है, नहीं हो पाया। ठीक है, उसके अलावा 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता वो देने की बात की थी, वो भी नहीं हो पाया। देखिए, इच्छा शक्ति हो तो बहुत जल्दी चीज़ें लागू हो जाती है, लेकिन जिस तरह तेजी से बदलाव आ रहा है, क्योंकि वो 70-80 के दशक की बात अलग थी, लेकिन अब तेजी से चीज़ें बदल रही हैं, तेजी से तमाम अवसर बदल रहे हैं, तमाम अवसर निर्मित हो रहे हैं। तो वर्तमान समय में आपको लगता है कि फिर से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना और फिर से जो एक अर्थव्यवस्था की जो गाड़ी जो तेजी से भाग रही है उस पर बैरियर करेक्ट करना, क्या किस तरह देखते हो उसका? देखिए, अर्थव्यवस्था की जो व्यवस्थाएं हैं आपको योजनाओं के साथ ही चलती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपके पास में रुपया आएगा, उसी की तुलना में आपको खर्च किया जाता है। लेकिन अब राज्यों की स्थिति, या मध्य प्रदेश ले लो या हर राज्य को उठा करके आप देख लो, राज्यों की स्थिति ये हो गई है कि हमको फ्री में बांटने के लिए अपने जो संसाधन है उनको भी हमको धीरे धीरे खोना पड़ रहा है जी। ये सबसे बड़ी गलत परिपाटी डाल दी गई। आपके पास यदि नहीं है तो आप उधार का घी कब तक खा के मोटे होगे? तो आपने परंपरा डाल दी कि नहीं, हम उधार का ही घी खिलाएंगे आपको, इसके बाद अपच हो जाए तो आपको हम बताएंगे कि साहब आपने तो घी खाते समय नहीं रोका था हमको, जब तो फिर ये स्थितियां मतलब दोहरे पैमाने नहीं चलेंगे। या तो आप कड़ाई से बता दीजिए कि हम ये नहीं कर पाएंगे, और नहीं तो आप बता दीजिए कि हम इतना कर पाएंगे, तो स्थितियां बिल्कुल होंगी। लेकिन इस समय क्या हुआ, कर्ज जो है लगातार जो मध्य प्रदेश जैसे राज्य है उसमें बोलने नहीं दे रहे, 4 लाख 4,00,000 करोड़ रुपए बड़ी राशि होती है, उसका कर्ज वो बढ़ता जा रहा है। और ये जो है अगर हर व्यक्ति के ऊपर है, ये अगर उसको डिवाइड किया तो मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति के ऊपर है, ये जितनी जनसंख्या है तो 8 करोड़ पर व्यक्ति मध्य प्रदेश का जो है उसके ऊपर करीबन 32,000 रुपया का कर्ज है। हाँ। उसके बाद इस तरह की चीजें लागू करना, इस तरह की योजनाएं लागू करना, और कहीं ना कहीं देखिए राजनीतिक पार्टियां, जनता को भी सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे हित में है, क्या हमारे हित में नहीं है। राजनीतिक पार्टियां तो वोट के लिए तमाम हथकंडे अपनाएंगी, तमाम चीजें लेके आएंगी, उनको वोट से मतलब है, उनको चुनाव जीतने से मतलब है। लेकिन जनता क्या चाहती है? तुरंत एक लाभ चाहती है, तुरंत एक प्रलोभन में आके एक लाभ चाहती है, या लंबा एक विकास चाहती है जिससे कि प्रदेश भी समृद्ध हो, खुशहाली हो, परिवार भी उनका हो, समाज भी हो, और एक मजबूत समाज, मजबूत प्रदेश का निर्माण हो, मजबूत देश का निर्माण हो। ये भी समझने वाली बात है। देखिए, एक चीज है कि सीधी बात ये है कि यदि आप अच्छा काम कर रहे हो और अच्छे से आप सरकारें चला रहे हो, लोग संतुष्ट है, समाज में बिल्कुल आपको लग रहा है कि सब बैलेंस है, तो आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ये देखिए कि स्थितियाँ क्या हो रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी 18 साल तक काम करके आई, बीमारू राज्य से मध्य प्रदेश विकसित राज्य हो गया, तो आपको इतनी ज़्यादा खर्च करने की और इतनी ज़्यादा अंतिम समय में 18 साल के बाद आपको इतनी बम्पर योजनाएं लेकर के आने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आदमी खुश था। कांग्रेस के पास कुछ नहीं था, कांग्रेस की योजना लेके आई, जीतेगी तो बनाएगी, नहीं तो उनके तो वैसे भी हाल खराब हो रहे हैं। लेकिन वही दिक्कत है, हाल खराब है, इसलिए कैसे भी चुनाव जीतना है तो कांग्रेस ने पहले ही ऐलान कर दिया, कांग्रेस ने पहले ऐलान कर दिया
गलत परंपरा जी। कर गई कि आप 500 दोगे तो हम 600 दे देंगे, जी। आप 800 दोगे तो 1000 दोगे। लेकिन जनता पूछने के लिए बिल्कुल हकदार है कि पूछ सकती है आखिर यार 600 या 400 दोगे कहाँ से? कहाँ से दोगे? ये पूछने की परंपरा युवाओं को जो आप देखते हैं वो युवाओं में आ रही है कि पूछा जाएगा, और आज नहीं कल चुनाव के बाद ये पूछा जाएगा कि आखिरकार हमारे जेब में आपने 200 रुपए डाले हैं कि ये किसकी जेब से आए, कहाँ से आए और हमसे किस तरीके से। तो ये राजनीतिक दल चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी इस मसले पे आके फंस गए, बहुत बुरी तरह फंसे हैं। ये स्पष्टीकरण नहीं कर पाएंगे कि किसी के भी मैनिफेस्टो में ये तय नहीं है कि आखिरकार हम इतने लोगों को कुछ दे देंगे फ्री में, तो इसकी हम उगाही कहाँ से करेंगे, ये स्पष्ट कहीं नहीं बताया गया। अभी बीजेपी का मैनिफेस्टो आना बाकी है, कांग्रेस का आ चुका है, कांग्रेस का आ चुका है। कांग्रेस का आ चुका है, अभी और पार्टियां मैनिफेस्टो जारी करेंगी। आपको लगता है मैनिफेस्टो में भी दबाव रहेगा बीजेपी को भी, जिस तरीके से कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया अपना, 100% तो कहीं ना कहीं वो दबाव रहेगा कि इसकी काट कैसे निकाली जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि अब नई योजनाएं तो घोषित करना पड़ेगी, जो कि पुरानी तो 18 साल में लोगों ने 3-4 राउंड में पढ़ ली है लोगों ने, तो अब कुछ नया नया करना पड़ेगा। तो नई चीजें आएंगी, आपको नए लुभावन आपको मिलेंगे। जैसे बजट में होता ना नोट लुभावन, ये भी नोट लुभावन है। यहाँ आपको ये कहा गया है कि हमने संकल्प लिया है, ये कभी वचन पत्र में ये नहीं कहा जाता हमने इसके पूरा करने का संकल्प लिया है। आप उसकी भाषा देखिएगा, हमने सिर्फ प्रतिज्ञा ली है कि हम ऐसा करेंगे, कर गुजरेंगे, इसकी प्रतिज्ञा कोई नहीं लेता। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये नए लोक लुभावन तो आपको मिलेंगे, हर के मैनिफेस्टो मिलेंगे और सब बड़बड़ करके मिलेंगे। तो लेकिन बात मुद्दे की कहीं नहीं मिलेगी आपको जी। हाँ, मुद्दे की बात, आंकड़े आपको मिलेंगे कि हमने इतने किलोमीटर की सड़क बना दी, हमने इतने यूनिट बिजली फ्री कर दी, हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया। आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन आपको ये चीज नहीं मिलेगी कि आखिरकार इससे किस वर्ग का उद्धार हो गया, कौन सा आपने किसको बाहर कर दिया। आप बात कर रहे थे कि कांग्रेस के जमाने से लेकर के अभी तक हम गरीबी बचाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ की एक मुहिम में चल रहे थे। गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हो गई कि जो हमने एक परंपरा डाल दी कि लोगों को मुफ्त में अनाज देने की। ये परंपरा क्यों डाली? आप उन लोगों से काम क्यों नहीं करवा रहे? एक चीज और है राहुल जी, एक चीज और है कि मध्य प्रदेश में एक जो परिदृश्य देखने को मिल रहा है, हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव भी हुए, पिछले विधानसभा चुनाव भी हुए, लेकिन अभी तक जो मुद्दे होते थे विकास पे होते थे, मध्य प्रदेश में मुद्दे होते थे कि विकास करना है, यहाँ कभी जात पात का इतना ज्यादा बोलबाला नहीं रहा। मध्य प्रदेश हमेशा से ही एक इस मामले में न्यूट्रल राज रहा है। और बिल्कुल हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे डॉक्टर राहुल जी। अब सीधे चलते हैं डीडी डायलॉग, हमारा जो मध्य प्रदेश का समर है वहाँ पर